हेलो सैसिनारी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम टुडे। आज के एपिसोड में बात होगी फाइनेंसेस की, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। लिटिल फिक्सेस ट्राइज टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ एंड वी आर योर वेरी ओन ऑडियो लाइफस्टाइल मैगजीन जो 1 महीने बाद पुरानी नहीं होती। सो इतनी ड्यूरेबल चीज को सब्सक्राइब करना तो बनता है एंड रेट और रिव्यू करना भी बनता है। टुवर्ड्स द एंड you might hear Idaya के रोने की आवाज because she decided to wake up at 10:45 p.m. and she wants only mama at such times. Mom life. चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं और हाँ, ये नोट्स लेने वाला एपिसोड है। Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी। This is Macri, मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. Hi Sonam, welcome to Little Fixes. I'm so glad that you have joined us today. Hi Maitri, I'm so glad to be here. So Sonam is a chartered accountant by education and she is a financial consultant. बाकी सोनम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगी कि वो क्या करती हैं। Yeah, so I am a chartered accountant. I worked in banking for close to 7 years. Before I took a break. ये अब 3 साल की बच्ची है. Apart from managing her and the house, I'm also a freelance consultant. Okay. And I advise people on how to achieve their financial goals by suggesting them a right mix of products. So actually मैंने कैसे start किया था was when I was still working in the bank. हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो पूछते रहते थे कि अच्छा अब हम किस चीज़ में इन्वेस्ट करें, हमारे पास इतना लमसम अमाउंट है या हमको मंथली कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो किस चीज़ में इन्वेस्ट करें। और ऐसा हुआ दैट बोथ मी एंड माय हस्बैंड आर फ्रॉम बैंकिंग बैकग्राउंड, तो हम लोग उनको एडवाइस करते थे अच्छा ये कर लो, अच्छा वो कर लो। देन व्हेन आई थॉट ऑफ टेकिंग अ ब्रेक आई थॉट ओके व्हाई नॉट टेक दिस ओनली अप, यू नो देयर सो मेनी पीपल who have the money but don't know where should they put their money. So that's how I started getting into it. I did some course and that's how it started. तो आज हमारे लिसनर्स को फ्रीलांसर की एडवाइस फ्री में मिल रही है तो प्लीज डोंट मिस दिस एपिसोड, सुनिए, बहुत बहुत वैल्यूबल होगा आपके लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से एंड सोनम हमें बताइए कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली आवर पेरेंट्स हैव बीन सेविंग और मोस्ट ऑफ अस सेव फॉर आवर फ्यूचर, आवर किड्स फ्यूचर, बट धीरे धीरे एक वो मेंटालिटी भी आती जा रही है लोगों में कि यार वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट फ्यूचर तो वाई सेव। बट मुझे लगता है यार इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फ्यूचर तब तो जरूर सेव करो। तो आपका क्या थॉट है इस चीज में, क्या इंपॉर्टेंस है इन चीजों की? बिल्कुल, हम लोग क्यों सेव करते हैं? टू बी फाइनेंशियली सिक्योर, एक सेफ्टी नेट बनाने के लिए कि हाँ फ्यूचर में कुछ भी हो हमारे पास कुछ होना चाहिए, राइट? फ्यूचर कुछ एस्पिरेशंस होते हैं विच वी वांट टू फुलफिल। जैसे आपने कहा बच्चों के एजुकेशन के लिए फॉर पेरेंट्स दैट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, राइट? यस। अपनी रिटायरमेंट के लिए देयर आर सो मेनी थिंग्स वेयर यू विल नीड मनी एंड दैट इज वेयर सेविंग्स कम इनटू प्लेस। और जैसे आपने बोला कि आजकल पीपल वांट टू जस्ट स्पेंड, राइट? क्योंकि ऐसा हो गया है वी आर लिविंग इन सच अ कंज्यूमर सेंट्रिक सोसाइटी wherein everything is available at the click of a button. Yes. मतलब आज के दिन अगर मुझे कुछ भी खरीदना है, मैं Amazon पे गई, फ्लिपकार्ट पे गई, मिंत्रा पे गई, किसी पे भी जाके इट्स सो कन्वीनियंट। Yes. मतलब मुझे कोई भी चीज़ चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो चाहिए भी हो, ज़रूरत हो उस चीज़ की। यार मोस्टली नहीं चाहिए होती है ऐसे इम्पल्सिव परचेजेस, आई थिंक नहीं चाहिए होती है। मतलब अगर मुझे मतलब बिल्कुल भी लगे कि हाँ ठीक है चलो ले लेते हैं तो मेरे लिए थोड़ी लाइफ इजी हो जाएगी और वट एवर, फॉर दैट मैटर यू विल एंड अप बाइंग इट एंड यू विल स्पेंड मनी ऑन इट। भले ही वो आपके कबर्ड में रहे फॉर द नेक्स्ट 6 months एंड यू विल नॉट यूज इट, बट यू विल स्टिल स्पेंड दैट मनी बिकॉज इट्स ईजी। वही चीज़ अगर आप 20-25 साल पहले सोचो, आपको अगर जाके मार्केट से खरीदनी होती, आप नहीं जाते कि यार छोड़ो इस छोटी सी चीज़ के लिए मैं क्या जाऊँ। यस, नहीं जाते। सो more and more people have started spending. And when you come to spending, I feel before you start spending, you should start saving. Right. You need to understand ki how much is your income, where is it coming from, and what is your spending pattern.
मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ये मेरी मम्मी जो है, ओके, मैंने उनको मतलब जब से मैंने देखा है उनके पास एक डायरी होती है जिसमें वो हिसाब हिसाब की किताब बोलते हैं हम लोग उसको. अच्छा. ओके, तो उसमें वो एवरी डे शी मेंटेन्स दैट हिसाब की किताब. डेली एक्सपेंसेस एवरी यार, डे मेरे शी पापा के पास राइट्स भी थी ऐसी एक डेली. डायरी. हाँ, हाँ, अभी भी है वो. अच्छा. Even though आजकल सब everybody likes to make Excel spreadsheets, but she हाँ. still has that diary. Okay, हाँ. every year she will get one diary हाँ. and she will write her expenses. अच्छा. And भाई income रखेंगी, expense लिखेंगी, हफ्ते में टैली करेंगी, कितना था कितना बचा. मतलब that is the kind of background I have had. So I have always seen them, being so conservative and, just keeping track of where the money is going. While ये मम्मी करती थी, पापा on the other hand would be looking at a more broader picture कि हाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये एक्स्ट्रा सेविंग्स है, बच्चों के फ्यूचर में करना है, क्या इन्वेस्ट करना है, पापा वो देखते थे. So when I came from that kind of background and I started working and I saw friends who were struggling to understand where to spend their money, where to save their money, I felt people need direction to understand कि क्या करना है इस पैसे का. पैसे तो आ गए लेकिन करना क्या है इसका. एग्जैक्टली. अच्छा, एज स्टार्टिंग पॉइंट अपनी सैलरी का कितना % सेव करना चाहिए? किसी कुछ फिक्स नंबर नहीं है, बट जनरली इन द मार्केट यू विल हियर 30-30-40 का रूल. अच्छा. व्हिच सेज 30% of your income you should spend. अच्छा. Okay. 30% of your income should go towards EMI or rent or whatever. Okay. And 40% of your income you should save for your future. अच्छा, और अगर EMI और रेंट नहीं है तो हमको 70% सेव कर लेना चाहिए. तो मजे. आप तो ऐश की जिंदगी जी रहे हैं. नहीं यार, बिल्कुल ऐश नहीं है. हमने EMI बहुत बहुत जल्दी पे कर दिया था. 18 साल का लोन था. वी पेड इट ऑफ इन 5-6 years आई थिंक. तो बिल्कुल भी ऐश नहीं करा हमने. इट्स अ जनरल रूल. मतलब जो तब नहीं किया वो आप कर सकते हो. यार अब इतनी बुरी सिचुएशन है, जॉब का ही भरोसा नहीं है. हाँ, वो भी है. So when we are talking about planning for your future, you always plan for you have a plan B in place कि अच्छा आज जॉब नहीं है तो कल को क्या, right? हाँ, तो 70% सेव कर plan your finances. You have to plan your finances. अच्छा, ओके. तो फिर इसमें फिर ये जो चीज़ होती है कि परसेंटेज सेविंग, तो आपने एक बेसिक बता दिया 30-30-40, बट does it depend on goals? So definitely, you have to have a plan in place, a financial plan in place, which depends on what your goals are, okay, what your lifestyle is, and what is the risk that you're willing to take. Okay. Goals can be anything from your retirement, from education, from buying a house, buying a car, going on vacation twice a year, anything. And whatever lifestyle you want to live, everybody has a certain level of lifestyle. तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या फाइनेंशियल प्लान है. अब उसमें देयर ऑल्सो बी सम काइंड ऑफ इमरजेंसी फंड, राइट, कि कभी भी कुछ इमरजेंसी हो गई, कुछ भी हो गया, तो दैट विल ऑल्सो बी देयर. दैट ऑल्सो हैज टू बी पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लान. राइट. प्लस एज यू सेड कि जॉब की आजकल सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या है प्लान बी इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, नॉट जस्ट जॉब सिक्योरिटी. Even if tomorrow, 2 years down the line, you want to quit your job and start a business, right? Then what? Right? So all that, your financial plan depends on all of it. Okay. And also, while we're talking about this, I would want to talk about something which is very important aajkal. When we get married, okay, especially from a woman's perspective, okay, when two people are married, they should be aware of each other's financial situation. Right. काफ़ी टाइम इंडिया में आप देखोगे द women are not aware about the financial situation of the house. Oh, it's really common यार. बहुत सारे husbands अभी भी अपनी wife को नहीं बताते हैं कि how much he is earning. हाँ, it is very very common. It is very very common. But from a woman's perspective, उसकी security के लिए she needs to be aware and she needs to talk to her spouse about it. कि क्या है, what is my financial position in the house. मतलब आज नहीं तो कल पता ही होना चाहिए ना
फाइनेंस के बारे में। राइट इवन इफ यू आर वर्किंग तब भी आपको एक दूसरे के फाइनेंसेस का आइडिया होने चाहिए एंड इफ वन ऑफ द स्पाउसेस इज नॉट वर्किंग तब भी ऑब्वियसली यू हैव टू नो कि हमारी क्या सिचुएशन है, हम क्या कर रहे हैं, क्या सेव कर रहे हैं, क्या स्पेंड कर रहे हैं, वी शुड नो एवरीथिंग यार, इतनी ट्रांसपेरेंसी तो बनती है। जनरली वुमेन मैनेज मनी बेटर देन मेन, तो डेफिनेटली बनती है। हाँ ये तो है यार। वी हैव टू कंसिडर आवर गोल्स एंड हाउ मच रिस्क आर वी विलिंग टू टेक, राइट। तो फिर इसके हिसाब से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, बट वी वुड लाइक टू नो अबाउट देम बट फ्रॉम अ वेरी बेसिक पर्सपेक्टिव, बिकॉज मैं हूँ या मोस्ट ऑफ माई लिसनर्स आई थिंक हम सभी बिल्कुल ले पीपल हैं, हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे समझाइए हमें जैसे कि हमको आप बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, वी डोंट नो एनीथिंग। ठीक है। सो ट्रेडिशनली हम लोग इंडियंस किस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं? गोल्ड में और प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करते थे सब। हाँ। क्योंकि प्रॉपर्टीज इतनी फ्लक्चुएट होने लगी आजकल, तो सब जगह ही मार्केट डाउन है, हर सिटी को ले लो। और गोल्ड हम लोग इकट्ठा करते हैं, कभी बेचते तो है नहीं यार, कोई नहीं बेचता। इट्स जस्ट लाइंग इन योर लॉकर और व्हाटएवर। अच्छा, जो गोल्ड पेपर्स होते हैं, डू यू थिंक दे आर एन ऑप्शन? हाँ, गोल्ड बॉन्ड्स आर एन ऑप्शन सिंस देयर इज नो फिजिकल गोल्ड इन वर्ल्ड। एंड उसमें क्या होता है, आज आपने खरीदा एंड आज गोल्ड की प्राइस जो भी है उस पर आपने खरीदा, 5-6 साल बाद whenever you want to sell it, तो उस टाइम के गोल्ड की प्राइस पे यू कैन। ओके। तो हाँ, बट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सो मेनी, सो यूल सी अ लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्ट इन द मार्केट, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत लोगों को लगता है इट्स नॉट सेफ। ऑफ कोर्स इट इज रिस्की। डायरेक्ट इक्विटी मतलब तो स्टॉक्स खरीदना, शेयर्स खरीदना। ओके। कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीदना, लॉट ऑफ पीपल डू इट। एंड बट if somebody who doesn't know anything about finance and doesn't basically understand, so if you don't understand anything about the company, then how will you know how the company is going to perform? Right? The share price is directly dependent on how the company is doing. Right. But if you don't understand the company, then you will not understand market, you will not understand share price बढ़ेगा गिरेगा, या वैसे तो किसी को भी नहीं पता होता है कि गिरेगा बढ़ेगा, लेकिन हाँ, if you don't understand that market, then it's not a very good idea to get into direct equity. Okay. ठीक है। अब डायरेक्ट इक्विटी के बाद है म्यूचुअल फंड्स। काफी पॉपुलर हो रहा है म्यूचुअल फंड्स का भी पर्सपेक्टिव लोगों का पर्सपेक्टिव यही है म्यूचुअल फंड्स के लिए, कि ये भी इक्विटी जैसा ही है, मार्केट में इन्वेस्ट करना है वैसा ही है, वैसा भी है, नॉट वैसा ही है। बट म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें एक फिक्स्ड इनकम पेपर्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। फिर कुछ हाइब्रिड फंड्स होते हैं जो इक्विटी में भी थोड़ा पोर्शन इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा पोर्शन डेट में इन्वेस्ट करते हैं। इफ आई टेल यू इक्विटी एंड डेट, इक्विटी इज मार्केट रिलेटेड, ओके, उसमें रिस्क काफ़ी होता है, ओके, लेकिन जितना रिस्क उतना रिटर्न। अच्छा। डेट में रिस्क कम है लेकिन रिटर्न भी कम है। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली आप कम रिस्क ले रहे हैं तो आपको कम रिटर्न मिलेगा, राइट? तो now there are hybrid mutual funds also, which are a mix of both of them. Now if I talk about somebody who's probably 30 years old, okay, I would advise them कि आप 70% अपना savings equity में रखो, 30% debt में रखो, okay? But that also depends on, suppose उस बंदे को 2 साल बाद ही घर खरीदना है, then I might not tell him, क्योंकि when you are investing in equity you will invest with a long term goal. अच्छा, आपको ज़्यादा दिन के लिए उसके अंदर पैसे रखने पड़ेंगे to get a good return. Okay, so it also depends on situation to situation. And somebody who is probably getting nearer to that retirement, somebody who is in the bracket of 55 to 60, obviously वो इतना risk नहीं ले सकते हैं at that point in time, because their income is just going to stop, right? Yes. तो उनका equity percentage portfolio में कम होगा और debt percentage ज़्यादा होगा। Okay. Okay, ऐसे mix करके you can invest in mutual funds. It's a good idea to invest in mutual funds. ओके, और हाइब्रिड किसके लिए है? हाइब्रिड भी मतलब यू कैन इन्वेस्ट इन हाइब्रिड, इट्स नॉट जस्ट हाइब्रिड में भी परसेंटेज होता है, मतलब कुछ हाइब्रिड फंड्स में 70% इक्विटी होगा और 30% डेट होगा। मतलब इट विल बी अ मिक्स ऑफ, द फंड विल हैव अ मिक्स ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट। तो म्यूचुअल फंड्स आर अ गुड ऑप्शन बिकॉज दे आर मैनेज्ड बाय म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, दे नो व्हाट द मार्केट इज लाइक, सो दे विल मैनेज योर मनी वेल। मतलब
उनका काम ही है मैनेज करना म्यूचुअल फंड को. Fair, if we talk about other things, there are various tax saving schemes by the government. Okay, like Sukanya Samriddhi scheme. Okay, that is a tax saving scheme. That has a good rate of interest. There is PPF, which is Public Provident Fund, which has a very good rate of interest. उसमें interest compound भी होता है, तो it's very good. It's a very good scheme. So there are schemes like this also which government comes up with where you can invest. But इन सब schemes में क्या है, एक point है that इसमें 15 years का lock-in period होता है. Yes. But I always advise everybody that you should have, PPF account. उसमें interest rate is good. पैसे डाल के भूल जाओ. Forget about it for the next 15 years. When the 15 years end, then when you see that amount of money now, you'll be really happy. हाँ यार, ये तो बहुत सारा पैसा है. कितनी खुशी मिलेगी. But it's a good way to invest, and you should. Everybody should invest in PPF. These are the basic options. And what are your thoughts about fixed deposit, recurring deposits, things like that? A lot of people do FDs and RDs, which I would suggest, instead of that, you put it in a mutual fund. Okay, why I will tell you is FDs are not very tax efficient. अब उसी के comparison में there is something called an FNP. Okay, it's called fixed maturity plan. It's a mutual fund plan only, which is called fixed maturity plan. FNP. It is very similar to an FD. उसमें एक more or less आपको पता होता है कि इतना interest आपको मिलेगा, तो FD से थोड़ा ज़्यादा मिलता है. Okay, but it is tax efficient अगर आप 3 साल ज़्यादा का FNP लिया है. Okay, इसमें से tax efficient FD पे टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो FD के इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है. ओके, इन स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स देगा डायरेक्ट. अगर 30% है तो डायरेक्ट 30% टैक्स लग जाएगा आपके इंटरेस्ट. ओके, FNP में क्या होता है, इट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट. हाउ कैपिटल गेन्स टैक्स इज कैलकुलेटेड इज, आज आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, ओके, 3 साल बाद आपको एक अमाउंट मिलता है. ओके, the difference between the 3 years third year का अमाउंट माइनस टुडे का अमाउंट इज योर गेन. आपको उस गेन पे टैक्स देना है. ओके, बट इसमें डिफरेंस क्या है, दैट सपोज आई इन्वेस्टेड 100 रुपीज टुडे, इट हैज बिकम 150 एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. ओके, तो अगर आप यही अमाउंट FD में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज आपको 100 रुपीज़ का FD है, मेच्योरिटी पे आपको 150 रुपये मिलेंगे, आपको 50 रुपये का इंटरेस्ट मिला है, इस पर आपको 30% टैक्स देना है. While in an FMP, what will happen is 100 रुपीज़ का आपने FMP खरीदा है, 150 रुपीज़ आपको एंड ऑफ 3 years मिले हैं. बट हाउ दैट टैक्स इज कैलकुलेटेड इज, आपका जो 100 रुपीज़ का थर्ड ईयर में क्या वैल्यू है, मतलब वो 100 रुपीज़ तो 3 साल के बाद 120 रुपीज़ हो गए, उसका वैल्यू 120 हो गया. ओके, तो मेरा आज की डेट में मुझे 150 मिला है, लेकिन मेरा दे आर अज्यूमिंग दैट मैंने 120 इन्वेस्ट किए थे, तो मेरा गेन सिर्फ 30, नोशनल गेन जिस पे मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगी, इज ओनली 30. ओके, और उस पे भी मुझे 20% टैक्स भरना है. इट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सेशन. क्या परसेंटेज ऑफ इंडेक्सेशन? नो, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सेशन, बेसिकली इट्स इंडेक्सेशन. इंडेक्सेशन, ओके, लैंग्वेज इंडेक्सेशन. मुझे 20% ही भरना है. अच्छा, लेकिन अपने यहाँ ये बोलते हैं ना कि यार FD हम लोग मोस्टली गवर्नमेंट बैंक्स में कराते हैं, तो वो पैसा सेफ रहता है. आर FMPs दैट सेफ? FMPs आर सेफ, म्यूचुअल फंड्स आर सेफ. ऐसा नहीं है कि यू विल नॉट गेट दैट मनी बैक. सेफ तो FDs भी उतने नहीं है जितना हम समझते हैं कि हाँ FDs आर सेफ. ऐसा नहीं है. ऑल आर डिपॉजिट्स इन द बैंक्स आर इंश्योर्ड बाय DICGC. ओके, इट इज अ सब्सिडरी ऑफ RBI. They're insured, but there's a certain amount till which your deposit is insured in the bank. Okay. आपके सारे savings account, current account, recurring deposit up to a limit of 5 lakhs is only insured in the bank. अच्छा. हाँ. Not many people, 90% of the people are not aware of this fact. हाँ, भी कुछ Yes Bank में जब पंगा हुआ था तब कुछ आइडिया मिला था, बाकी I think नहीं, हम लोग इतना नहीं रिसर्च करते हैं. तो उसमें भी till a limit only it is insured. ओके. तो लोग सोचते हैं कि फिक्स डिपॉजिट इज वेरी सेफ, ऐसा नहीं है. मतलब तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो गए इन्वेस्टमेंट के लिए. सबसे पहले आपने बताया कि PPF में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए, एंड इफ़ यू हैव अ डॉटर तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए. देन यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड बॉन्ड्स यू रेकमेंड. फिर आपने बोला म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आपने 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स बताए, इक्विटी बेस्ड, डेट एंड हाइब्रिड.
तो वो आपने एज बेस बता दिया. उसके सिवा आपने बोला शेयर मार्केट, बट इट इज ओनली फॉर द प्रोज हु नो द मार्केट रियली वेल, और मे बी यू कैन टेक सम एक्सपर्ट्स एडवाइस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट एंड इफ यू कैन टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क. ओके, और फाइनली आपने बताया कि एफएमपी का फुल फॉर्म क्या था? Fixed maturity plan. फिक्स मैच्योरिटी प्लान. सो दे आर बेटर That's also a देन type of mutual fund. हाँ, it's हाँ, also a that's type also of type of mutual mutual fund fund only. and it's better than a regular FD. और बैंक में हमारा 5 लाख से ज्यादा का सम इंश्योर्ड नहीं है, तो अगर आपका बैंक डिफॉल्ट करता है तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है. मतलब इफ यू आर थिंकिंग कि आपका एफडी बिल्कुल सेफ है बैंक. तो ये हमारे बेसिक्स हो गए, अंडरस्टैंडिंग योर गोल्स एंड रिस्क वाले. अब बात आती है इंश्योरेंस की. तो इंश्योरेंस भी टैक्स एफिशिएंट होते हैं. इसमें क्या ऑप्शंस आप रेकमेंड करते हो? So Indians as a whole now Hmm. are very underinsured. हम्म. Now I'll talk about two types of insurance. एक है life insurance और एक Hmm. है health insurance. Hmm. ठीक है. If I talk about life insurance, आजकल there are various schemes, okay? जहाँ पे आप life cover करते हैं. There are pure term insurance. There are insurance जहाँ पे आपको कुछ earning भी मिलती है, जिसको ULIP कहा जाता था. तो there are a lot of insurances. But जनरली क्या होता है, आई वुड एडवाइज दैट आप एक प्योर टर्म इंश्योरेंस तो आपके पास होना ही चाहिए. प्योर टर्म इंश्योरेंस वेयर ओनली योर लाइफ इज कवर्ड. मतलब इन केस ऑफ इवेंचुअलिटी यू आर nominating your family, nominating your spouse. तो हाँ, हाँ. the earlier you take it the better it is, क्योंकि उस प्रीमियम कम होता है. और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है and you don't even need a medical test. They just ask you a few questions और आप insurance, आप policy आपकी मिल जाती है आपको. Okay. That is, pure term insurance is one thing that everybody should take. And it is not just for the earning members of the family. If there's a woman who's taken a break, if she's taking care of her family, taking care of the child, there's a certain value attached to that also. Right. हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए that because she's not earning in money terms, she doesn't need insurance. Even she needs insurance in case of eventuality. अगर आपको अपना घर और बच्चा संभालना पड़ा suppose, तो there will be some monetary aspect attached to it, right? कुछ भी होगा तो कुछ ना कुछ तो आपके expenses बढ़ेंगे, right? कि आपकी वाइफ आपके बच्चे और घर का ध्यान नहीं रख रही है, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, right? तो ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए that only earning members of the family need to have insurance. Everybody needs to take that pure term insurance. Okay, ये तो कभी नहीं And सोचा. as I said, earlier the better. तो आपके 25 years पे आपको प्रीमियम देना होगा. That will really change, मतलब काफ़ी बढ़ जाएगा अगर आप वो 35 पे लेंगे. हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो for people who are working in corporates or with the government or wherever, generally your company will have a health इंश्योरेंस स्कीम. हाँ, थोड़ा सा तो होता है. हाँ, थोड़ा सा अमाउंट तो होता ही है, विच कहीं कहीं पे तो ऑप्शनल भी होता है एंड पीपल डोंट ऑप्ट फॉर इट. तो एवरीबडी, इट्स अ फैसिलिटी दैट द कंपनी इज गिविंग यू एंड यू शुड ऑप्ट फॉर इट फर्स्टली. सेकेंडली, यू शुड बी अवेयर ऑफ उसके क्या टर्म्स हैं, कितने अमाउंट का है. आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, यू नेवर नो कि कितना हो. इफ यू फील दैट यू नीड मोर कवर, then you should go in for something called as top-up insurance. अच्छा. Top-up insurance क्या होता है is 5 से 15 लाख का top-up insurance लेना चाहते हैं. तो उसमें क्या होगा, when your medical bill comes, suppose it has come 7,50,000 for example. Okay, तो 5 लाख का तक का पेमेंट आपको करना है. वो तो if it is already covered under your company will pay. And 5 लाख से 15 लाख का जो भी अमाउंट अगर उसके बीच में आया तो that top-up कंपनी मिल गया. अच्छा, ओके. आपके कुछ नहीं गया एक्सेप्ट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम जो हर साल जाएगा. फिर सपोज हु आर ओवर 45 और 50, उनको मैं एडवाइस करती हूँ कि आप टॉप अप इंश्योरेंस लीजिए. वो सस्ता होता है. बाय दैट टाइम देयर इज अ सर्टेन थ्रेशोल्ड जो आप अपनी पॉकेट से भर सकते हैं एट द हॉस्पिटल. सो यू डिस्कवर थ्रेशोल्ड, मैं 5 लाख तक का मैं खुद भर दूंगा, बाकी इंश्योरेंस कवर करने दो. If you're in that category who doesn't have insurance, मान लीजिए कोई जॉब करता ही नहीं है. दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू आस्क. मान लो मेरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड का बिजनेस है और मैं हाउसवाइफ हूँ, तो फिर उनके पास ऑब्वियसली कोई उनके ऑर्गेनाइजेशन से इंश्योरेंस नहीं है, तो
he needs a health insurance, I need a separate health insurance, ऐसा? And it's not a big amount. If you think about it, मतलब कुछ भी आजकल तो छोटी से छोटी चीज़ों में यार लाखों का बिल बना देते हैं. बता. It is so expensive. Medical is one of the most expensive things in India. Right. मतलब एक बार आप 4 दिन के लिए admit हो गए तो बस. So health insurance is something which is not very expensive. But if you think about it, अगर आपका वही बिल आएगा हॉस्पिटल में तो कितना बड़ा एक्सपेंस. Yes, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस भी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं. डोंट थिंक कि आपको कुछ नहीं हो सकता. किसी को कुछ भी हो सकता है, और देन यू विल नीड अ लॉट ऑफ मनी. तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग. तो अच्छा, मान लीजिए सोनम, किसी के पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट पर मंथ आ रहा है, लाइक आई एम अ हाउस वाइफ, आई एम नॉट वर्किंग, तो मेरा हस्बैंड मुझे घर के खर्चे के लिए पैसे देता है, उसमें से मैं 10,000 पर मंथ सेव कर लेती हूँ. आई हैव दैट सम, मैं उसको अपने पर्स में रखती रहूँ, उससे अच्छा क्या ऑप्शन है मेरे पास? उससे अच्छा ऑप्शन है यू स्टार्ट एन SIP. Okay. SIP is systematic investment plan. You can start an SIP in mutual funds. 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने हैं आप सिलेक्ट करो. उसमें यू कैन, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, यू कैन जस्ट सिलेक्ट दीज कि मुझे पर मंथ 10,000 म्यूचुअल फंड में डालने हैं, एंड वो 10,000 पर मंथ जाता रहेगा आपके म्यूचुअल फंड्स में. यू विल कीप बाइंग यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड एंड इट विल स्टे इन्वेस्टेड. तो ये अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में जाएगा ये अमाउंट? आपको एक म्यूचुअल फंड में डालना है, यू कैन पुट इट इन 1 म्यूचुअल फंड, यू कैन पुट इन 3 म्यूचुअल फंड्स, यू कैन डिवाइड इट एज पर योर विश. अच्छा, तो मतलब व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन SIP एंड म्यूचुअल फंड? आर दे द सेम थिंग? So SIP is basically how you invest in a mutual fund. Okay, SIP means I am investing 10,000 rupees in, suppose say 3 schemes, 3 mutual fund schemes, and वो हर महीने मेरे बैंक अकाउंट से 10,000 rupees जाते रहेंगे मेरे म्यूचुअल फंड में. Okay. So it will keep accumulating over time. The advantage of doing an SIP is, एक तो मेरे पास तो एकदम से बहुत सारा पैसा नहीं है, लमसम अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ मैं. जब तक आपको इन्वेस्ट करना है आप वो 10,000 इन्वेस्ट करते रहिए. बट आई ऑलवेज टेल पीपल SIP लॉन्ग टर्म 2 या 3 साल का आप होराइजन रखो टू इन्वेस्ट इन SIP फॉर अ गुड रिटर्न. मतलब आपने 3 महीने किया और फिर सोचा कि अरे यार मेरे को तो कुछ रिटर्न ही नहीं मिला, ऐसा नहीं है. क्योंकि SIP में क्या होगा, आप हाई पे भी बाय करोगे, आप लो पे भी बाय करोगे, तो यू हैव टू गिव इट टाइम टू गिव यू अ फ्रूटफुल रिटर्न. बट इट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट. सो आई हैव अ फ्रेंड, उसका मैंने ये SIP स्टार्ट करवाया विद द नेक्स्ट अमाउंट. एवरी टाइम आई टेल हर कि यार अब थोड़ा बढ़ा. एवरी ईयर आई टेल हर कि अच्छा अब इस साल थोड़ा ऑब्वियसली इंक्रीमेंट मिलेगा, सब मिलेगा, बढ़ा ले इस साल थोड़ा और SIP. बोलते यार मेरे इतने पैसे ऑलरेडी जा रहे हैं. यही लगता है यार हम लोगों को कि शॉपिंग नहीं कर पा रहे उस पैसे से. मैंने कहा ये जा नहीं रही है, आपके ड्रेस और शूज और बैग में नहीं जा रहे, ये एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में जा रहे हैं. खर्च नहीं हो रहे. नहीं वो होता है यार. मतलब इट इज आवर हार्ड अर्न मनी, यू शुड मेक योर मनी वर्क फॉर यू यार, राइट? जब आप सोए तो आपका पैसा काम करना चाहिए. आप ऐसे इतना काम करते हैं तो इट इज अ गुड वे. मतलब इट इज नॉट जस्ट सेविंग, इट विल गिव यू सम रिटर्न, राइट? हाँ, सम रिटर्न मिल रहा है, और कहीं ना कहीं मेंटल पीस भी होती है यार, मैंने इतना डाल दिया है तो इट विल गिव मी समथिंग और फ्यूचर में काम आएगा. और अब एक बार बात कर लेते हैं, अभी जो कोरोना वायरस वाला सिचुएशन चल रहा है एंड एवरी मार्केट इज डाउन, एवरीथिंग, मतलब सारे सेक्टर्स नीचे जा रहे हैं एंड प्रॉपर्टी प्राइसेस भी ऑब्वियसली जा रहे हैं, रिसेशन आ गया है. तो ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट को लेकर आपकी क्या एडवाइस है? जनरली क्या होता है, जैसे ही मार्केट डाउन होता है ना, पीपल स्टार्ट सेलिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स. हाँ, इफ यू आर डूइंग दैट तो आपको ऑब्वियसली लॉस हो रहा है, राइट? आपने अगर हाई पे खरीदा है और आप लो पे बेचना शुरू करोगे तो आपको तो लॉस होगा ही. इंस्टेड यू शुड स्टे पुट. इनफैक्ट स्टे पुट नहीं, यू शुड स्टार्ट बाइंग मोर. अच्छा, क्योंकि अब आपको लोअर कॉस्ट पे खरीदने को मिल रहा है, राइट? तो आपका कहीं ना कहीं वो एवरेज भी हो जाएगा. तो आई ऑलवेज टेल पीपल कि पैनिक मत करो. मतलब यू शुड, इफ यू हैव द मनी देन यू बाय. ओके, कि मार्केट डाउन है, चलो खरीद लेते हैं. मतलब वही होना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है, आज वो 50 रुपये की है, आप अगर फिर से 50 रुपये में खरीदो, अगर आपके पास वो अमाउंट है टू इन्वेस्ट, तो आप फिर से वो 50 रुपये में खरीदो ना, तो आपका कॉस्ट कहीं 75 पे आ जाएगा. राइट. और इवेंचुअली, एंड यू शुड ऑलवेज थिंक कि ये एवरीथिंग
is not short term. Some of the money that you put, I agree, will be short term. कि अच्छा ठीक है मुझे साल में चाहिए होगा for whatever reason, for a vacation, for my family, for whatever. But not all the money you invest you will need immediately, right? Right. There will be a large percentage of the money that you would want to take out later in life, and that will be a long term investment. ये जो लास्ट वाली एडवाइस थी ना, इसने जो भी हमारा पूरा कॉन्वर्सेशन था इसको नीटली टाई कर दिया है. तो आई थिंक इट वाज द परफेक्ट लास्ट क्वेश्चन एंड इट्स फिनिश द डिस्कशन. नाउ इफ पीपल वुड लाइक टू कनेक्ट विद सोनम फॉर हर एडवाइसेस, तो वो कहाँ आपको ढूंढ सकते हैं? सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन, कहाँ मिल सकते हो आप? तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. मेरा ईमेल आईडी है sonam.joris@gmail.com. ओके. या फिर यू कैन फाइंड मी ऑफ इंस्टाग्राम, जहाँ मैत्री ने मुझे ढूंढा है, जहाँ मैत्री और मैं हमेशा कनेक्टेड थे. और फूडी मामा _diaries ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है. ओके, तो हैंडल फूडी मामा है और शी शेयर्स अबाउट फूड बट शी इज अ गुड फाइनेंशियल कंसल्टेंट. तो आई थिंक सोनम को कुछ ऐसा भी पेज स्टार्ट करना चाहिए जिसमें वो हमें फाइनेंशियल एडवाइस भी देती रहे बीच में, या फिर मे बी फूडी मामा पे ही, फूडी एंड फाइनेंशियल मामा. ओके सोनम, तो आई एम श्योर कि लोगों को ये जो भी आपने बताया है ये समझ में आया होगा, बिकॉज हम लोगों ने बहुत ही बेसिक तरीके से बात करी है और सारे ऑप्शंस बताए हैं. और आई एम श्योर अगर किसी को और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो दे कैन ऑब्वियसली फाइंड समवन टू गाइड देम एंड दे कैन फाइंड सोनम टू गाइड देम. सारी डिटेल्स आपको पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी. सोनम से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और इस एपिसोड के शो नोट्स में भी मिल जाएंगी सोनम से कनेक्ट होने की डिटेल्स आपको. एंड सोनम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आपने इतनी सारी एडवाइस हमें दे दी और हमें समझाया फाइनेंस का जो भी इम्पोर्टेंस है. थैंक यू सो मच. Thank you, Maitri. Thank you so much for inviting me. And I hope a lot of people find this useful. If you found even one tip useful, please take a screenshot right now and give us a shout out in your stories जिससे और ज़्यादा लोगों को benefit हो. And tag us on Instagram as Little Fixes Podcast. Don't forget to check the podcast description and show notes for all the links and how you can connect with Sonam. Talk to you next Wednesday. Bye.